Hello and welcome again my friends and dear students, myself महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स है जिसको हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं, आनुवांशिकी के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन हम समझेंगे। यानी आनुवांशिकी के क्षेत्र में मेंडल से पूर्व जो भी थ्योरीज प्रपोज की गई है या कोई डिस्कवरी हुई है उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल के लाइफ के बारे में और उनके दिए गए लॉ के बारे में समझेंगे, उनके द्वारा जो भी लॉज दिए गए हैं उनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर एक पहले लेफ्ट साइड में आपको विलियम बेटसन के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक दिखाई गई है। विलियम बेटसन महान वैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने जेनेटिक्स वर्ड भी दिया है। वैसे तो जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जोहान मेंडल को जाना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनके कार्यों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड का मतलब समझते हैं। जेनेटिक्स वर्ड इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। हमें समझना है कि जो जेनेटिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द है, जो शब्द है जेन से ओरिजिनेट हुआ है। यानी जेन जो वर्ड है GEN ये शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य, जिसका अर्थ होता है टू बिकम और टू ग्रो। टू बिकम और टू ग्रो यानी बनना या वृद्धि करने से होता है। विच मीन्स हैपन्स कोई चीज़ होने से, और टू ग्रोथ और उसकी ग्रोथ होने से संबंधित है। जेनेटिक्स वर्ड गिवन बाय विलियम बेटसन इन 1905। विलियम बेटसन द्वारा 1905 में जेनेटिक्स शब्द दिया गया था। अब जेनेटिक्स किसको कहते हैं इसको हम समझते हैं। यानी आनुवांशिकी किसको कहते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। इज़ ए डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसे विज्ञान की, हम सही शब्दों में कहें तो जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जिसके अंदर आनुवांशिक विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, जीन्स, अलग अलग जो जीन्स होती है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। और कई बार इसको कहते हैं हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी आनुवांशिक सूचनाओं को एक जनरेशन से, वन जनरेशन से दो नेक्स्ट जनरेशन में स्थानांतरित करने का कार्य होता है, वो जीन्स के द्वारा किया जाता है। तो जेनेटिक्स में हम जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, जीन्स का अध्ययन करते हैं एंड हेरिडिटी और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स का अध्ययन करते हैं। इसमें 3 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। वन इज़ द जेनेटिक वेरिएशन, सेकेंड इज़ द जीन्स और तीसरा जो है वो हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित कर रहे हैं उनके बारे में, उन लक्षणों से संबंधित। दूसरा जो हो गया इसमें जीन्स के बारे में, यानी उन लक्षणों के लिए कौन जिम्मेदार है, दैट इज़ द जीन, जिसको हम एलील्स के रूप में जानते हैं। और जेनेटिक वेरिएशन, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से वेरिएशन आ रहे हैं, इन तीनों का हम जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक, ये जेनेटिक जो वेरिएशन हो सकता है वो कैसे हो सकता है? जेनेटिक वजह से हो सकता है। और जेनेटिक का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन से, क्योंकि लैंगिक जनन में हम जानते हैं कि अर्ध समसूत्री विभाजन तो होता ही है, वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो लक्षण है उनके विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो लक्षण होते हैं उनमें विभिन्नताएं मियोसिस की वजह से ही होती है, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से ही होती है। और दूसरा जो कारण माना जाता है, जो होता है एक्चुअली माना नहीं जाता, होता ही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। यानी पर्यावरण के द्वारा प्रभावित कुछ कारक भी होते हैं जिससे आनुवांशिक विविधताएँ भी आती हैं। हालांकि मुख्य रूप से इसका प्रभाव जेनेटिकली ही होता है। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी इज़ द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस होती है और पासिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। दैट इज़ द हेरिडिटी। हेरिडिटी एक्चुअली जेनेटिक्स का ही पार्ट होता है। और द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। यह सिंपल शब्दों में कई बार ये कह देते हैं कि जो ट्रेड्स होते हैं यानी कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण जो हो रहा है उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं।
जेनेटिक्स इज़ द फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की सबसे पहली ब्रांच और सबसे अग्रणी ब्रांच मानी जाती है, यानी सबसे आगे इसको रखा जाता है क्योंकि इसका संबंध जो बायोलॉजी की अन्य ब्रांच है उनसे भी संबंधित होता है। अब हम मेंडल के टाइम से पहले जिन वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग थ्योरी प्रपोज की गई है उनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ थ्योरी हैं, ये 10 थ्योरी हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा समझना है क्योंकि कई बार इनसे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले है वेपर थ्योरी, इसको आगे हम और पढ़ेंगे। वेपर थ्योरी जिसको प्रपोज किया गया था पाइथागोरस के द्वारा। सेकंड जो थ्योरी है वो है फ्लूइड थ्योरी, जिसको प्रपोज किया था एम्फिडोकल्स के द्वारा। मैग्नेटिक पावर थ्योरी जिसको विलियम हार्वे के द्वारा प्रपोज किया गया। प्रीफॉर्मेशन थ्योरी जिसको जैन स्वैमरडम द्वारा प्रपोज किया गया। एपिजेनेसिस थ्योरी जिसको C.F. वोल्फ और अर्नेस्ट वॉन बेयर के द्वारा प्रपोज किया गया है। पर्टिकुलेट थ्योरी जिसको मोपर्सियस के द्वारा प्रपोज किया गया है। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसके बारे में आप जानते ही हैं, J.P. लामार्क द्वारा ये प्रपोज किए गई है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रपोज की गई है। जर्म प्लाज्म थ्योरी जिसको ऑगस्ट विजमान द्वारा दिया गया है, ये थ्योरी काफ़ी पॉपुलर रही हुई है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये हुगो डी व्रिज द्वारा प्रपोज की गई है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो हम एक एक थ्योरी के बारे में अब बात करते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है आनुवंशिकी में, या कई बार उसको डेवलपमेंट बायोलॉजी से भी रिलेट करते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेपर थ्योरी के बारे में। पाइथागोरस प्रपोज दिस थ्योरी। जो पाइथागोरस हैं, जो यहाँ आपको डायग्राम में इसकी पिक्चर मैंने लगाई है ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे, ये एक जो आपको पिक्चर के माध्यम से आसानी से याद रह सके। तो पाइथागोरस ने वेपर थ्योरी प्रपोज की गई थी, द्वारा दी गई है, एंड समराइज दैट ऑल हेरिडिटी मटेरियल्स केम फ्रॉम ए चाइल्ड फादर। इन्होंने, क्योंकि ये तब की बात है जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे बहुत पहले की बात थी, तो उस समय वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं थी। आज तो हमें सब कुछ पता है कि कैसे कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन ये बहुत पहले समय की बात है। तब कुछ भी नहीं जानकारी नहीं थी कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से स्थानांतरित होते हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है। ये तो सब हमें मेंडल ने बताया, काफ़ी कुछ जानकारी तो, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, तो इनके बारे में हम समझते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि ऑल हेरिडिटरी मटेरियल केम फ्रॉम ए चाइल्ड फादर। इन्होंने बताया कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है उस बच्चे के पिताजी का होता है, चाइल्ड फादर का होता है। द मदर प्रोवाइड ओनली लोकेशन एंड नरिशमेंट फॉर द फीटस। जो माता का जो कार्य होता है वो सिर्फ बच्चे को एक स्थान प्रदान करने का होता है और उसको नरिशमेंट प्रदान यानी पोषण प्रदान करने का काम करता है। सीमन वाज ए कॉकटेल ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस। सीमन में सब कुछ सूचनाएं रहती है, ऐसा पाइथागोरस का मानना था। कोर्सिंग थ्रू ए मैन बॉडी एंड कलेक्टिंग फ्लूइड एवरी ऑर्गन इन इट्स लेवल। और उनका ये मानना था कि जो मेल है उनके अलग अलग भागों से जो सीमन का जो निर्माण हो रहा है उसी में सभी कुछ सूचनाएं उसी में एकत्रित रहती है और वही आगे जाकर फ्लूइड के माध्यम से, एक वाष्प के माध्यम से आगे जनरेट होती है, आगे पास होती है। जिसको उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है वो एक फीमेल की बॉडी में वाष्प के रूप में जाती है और उससे ही बच्चे में आगे ग्रोथ शुरू होती है। यानी सब कुछ सूचनाएं चाइल्ड के फादर के जो सीमन है उसी में होती है, जबकि वास्तव में अब हम जानते हैं कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी प्रपोज की गई है दैट इज़ द फ्लूइड थ्योरी, जिसको एम्फिडोकल्स के द्वारा प्रपोज किया गया है। एंड ही बिलीव दैट एन एम्ब्रियो इज रिजल्टेड फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल हेरिडिटरी मटेरियल फाउंड इन दीज सेक्सुअल फ्लूइड। और उन्होंने ये बताया कि जो
एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है वो नर और मादा के आपसी जो बनाए जाने वाले जो फ्लूइड होता है जिसको उन्होंने नाम दिया सीमन, उस सीमन के माध्यम से जाइगोट का निर्माण होता है या एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, फीटस का निर्माण होता है। लेकिन एक्चुअली हम जानते हैं कि सीमन तो सिर्फ सीमन के अंदर भी बहुत कुछ मटेरियल होता है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो स्पर्म होता है और उससे जेनेटिक सूचनाएं आगे जनरेशन में पास होती है। साथ ही साथ मेल में ओवा के द्वारा भी जो इंफॉर्मेशन है उसमें सूचनाएं रहती हैं और दोनों के आपस में मिक्सिस होने से फिर आगे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। लेकिन उन्होंने तो ये बताया कि दोनों में सीमन होता है और उस कोई फ्लूइड होता है उसके माध्यम से सूचनाएं आगे स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी प्रपोज की गई है दैट इज़ द मैग्नेटिक पावर थ्योरी, जिसको महान वैज्ञानिक विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया है। विलियम हार्वे वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की है, तो आपको विलियम हार्वे का नाम याद रखना है। प्रपोज दिस थ्योरी ऑल एनिमल्स आर फॉर्म फ्रॉम एग, इन्होंने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका निर्माण अंडे से होता है। एंड सीमन गिव स्टिमुलस टू एग, और सीमन जो होता है जो कि नर के द्वारा मेल के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो सिर्फ अंडे को एक स्टिमुलस प्रदान कर रहा है। जस्ट एन आयरन गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट बाय फ्रिक्शन विथ ए मैग्नेट, इन द सेम वे द एम्ब्रियोज स्टार्ट ग्रो इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। इन्होंने ये बताया कि जैसे कि लोहे और चुंबक की आपस में रगड़ करने से लोहे में कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार से जब जो ओवा होता है उसमें जैसे ही स्पर्म एंटर करता है तो उसमें एक तरह से ग्रो करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, या जैसे ही उसमें जब सीमन यूट्रस में जाता है तो उसी प्रोसेस के माध्यम से एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाता है। तो यह भी, इसमें भी सत्यता कहीं नहीं है, हम जानते हैं ये बात। नेक्स्ट कुछ वैज्ञानिकों का और योगदान रहा है, बीच में हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर अगेन नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले महान वैज्ञानिकों में और नाम आता है दैट इज़ द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वैसे तो कई सारी ब्रांचेज में इसका नाम आता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो चाहे हमारे बायोलॉजी में हो, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक्स में इनका रोल रहा तो है लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। एरिस्टोटल एम्फेसाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इन हेरिडिटी, इन्होंने ये बताया कि हेरिडिटी में ब्लड का योगदान होता है, यानी उन्होंने सिर्फ ब्लड के ऊपर ही जोर दिया कि ब्लड से ही सूचनाएं आगे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ही थॉट दैट द मेल प्रोड्यूस सीमन फ्रॉम द ब्लड विच हैव कैपेसिटी टू बायोटिक कैपेसिटी। इन्होंने ये बताया कि जो मेल में नर के द्वारा जो सीमन बनाया जा रहा है उसी सीमन का निर्माण ब्लड के माध्यम से होता है और उस सीमन में एक जैविक शक्ति होती है जो कि एम्ब्रियो बनाने में अपना योगदान देती है, जबकि हम जानते हैं कि ब्लड के माध्यम से स्पर्म का सीमन का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक में आते हैं रेंजियर डी ग्राफ का नाम आता है। suggested that the transmission of traits from both parents to offspring, उन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दोनों ही पीढ़ी से आते हैं। By this time the egg and sperm had not been discovered, उनके समय में ये एग के बारे में और स्पर्म के बारे में जानकारी नहीं थी, बट दे हैड स्टडी द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, लेकिन इन्होंने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इनका नाम सिर्फ एक ही बात के लिए महत्वपूर्ण आता है रेंजियर डी ग्राफ का, कि उन्होंने एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसेस की स्टडी की है। नेक्स्ट और वैज्ञानिक हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, स्टडी द ह्यूमन स्पर्म, उन्होंने मनुष्य के जो स्पर्म है उसका अध्ययन किया एंड सजेस्टेड देयर एसोसिएशन विथ एग्स, और उन्होंने एग के साथ में अंडे के साथ में उसके संबंध के बारे में बताया। ही ओपिनियन दैट द एग्स ऑफ द फीमेल गिव नरिशमेंट एंड ग्रोथ टू द एम्ब्रियो एंड स्पर्म गिव लाइफ टू द एम्ब्रियो। इन्होंने ये बताया कि फीमेल का जो एग होता है वो जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करता है, उसकी वृद्धि करता है, लेकिन एम्ब्रियो को लाइफ देने का काम यानी जीवन देने का काम कौन करता है? वो करता है स्पर्म। ये उन्होंने बताया।
नेक्स्ट वैज्ञानिक है जो है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, स्टडी द एग्स ऑफ मेमल। इन्होंने मेमल्स में जो अलग अलग तरह के एग्स पाए जाते हैं, क्योंकि मेमल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें अलग अलग अंडों के बारे में अध्ययन किया। द फर्स्ट अनडिस्प्यूटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन ओवम वाज मेड बाय अर्नेस्ट वॉन बेयर, यानी उन्होंने ह्यूमन के ओवम के बारे में, मनुष्य में जो ओवाज बनता है उसके बारे में इन्होंने पहली बार ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी की, इसलिए ये एक महान वैज्ञानिक साबित हुए हैं। उन्होंने ओवम की डिस्कवरी की है, इस तरह हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी के बारे में। अगेन हमारे पास दिस वन इज़ द फोर्थ थ्योरी। पहली थ्योरी हमने पढ़ी है, दैट इज़ द वेपर थ्योरी। सेकंड थ्योरी हम पढ़े हैं फ्लूइड थ्योरी। थर्ड थ्योरी हमने जाना है मैग्नेटिक पावर थ्योरी। और अब है थ्योरी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी वाज प्रपोज बाय जेन स्वैमरडम। जेन स्वैमरडम के द्वारा ये थ्योरी प्रपोज की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन इंडिविजुअल इज डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल एनलार्जमेंट ऑफ ए टीनी फुल्ली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट इन स्पर्म और ओवा। इन्होंने ये बताया कि किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो होता है वो उसी के एक छोटे संक्षिप्त रूप, जिसको मिनिएचर्स, यानी उसका बहुत ही सूक्ष्म रूप, जिसको नाम दिया गया है होमनकुलस। होमनकुलस से उसका निर्माण हुआ है, यानी कि या वो हो सकता है कि वो अंडे में हो या स्पर्म में हो, यानी किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो स्पर्म के अंदर एक छोटे से रूप में धारण किया हुआ जीव रहता है, या ओवा के अंदर एक छोटे से जीव के रूप में धारण किए हुए रहता है, और सिर्फ परिवर्तन के दौरान उसमें सिर्फ वो बड़ा होता है, यानी उसका एनलार्जमेंट होता है। इस थ्योरी की जो सपोर्ट करने वाले थे उन वैज्ञानिकों में मेलपिगी थे और स्प्लेंजानी भी थे। उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो कुछ वैज्ञानिकों का तो ये मानना था कि जो मिनिएचर, मनुष्य का जो मिनिएचर छोटा सूक्ष्म रूप होता है वो अंडे में होता है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वो सूक्ष्म रूप स्पर्म में होता है। तो जो वैज्ञानिक अंडे में मानते थे कि छोटा सा रूप अंडे में पाया जाता है, तो उन वैज्ञानिकों को ओव्यूलिस्ट कहते हैं, या ओविस्ट उनको नाम दिया गया है। यानी जो ये मानते थे कि मिनिएचर रूप ओवा में स्थित होता है, तो उन वैज्ञानिकों को ओव्यूलिस्ट और ओविस्ट नाम दिया गया है। एंड दे वर बिलीव दैट टीनी फॉर्म वाज प्रेजेंट इन द एग इटसेल्फ एंड स्पर्म इज नो स्पेशल इम्पोर्टेंस। उन्होंने कहा कि अंडे का ही महत्व है, क्योंकि उसी में छोटा सूक्ष्म रूप प्रेजेंट होता है, स्पर्म का कोई रोल नहीं होता है। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय चार्ल्स बोनेट। इस थ्योरी के सपोर्ट में चार्ल्स बोनेट थे और अल्बर्ट वॉन हेलर इसके समर्थक में थे। सेकंड जो नाम था वो है एनिमोक्युलिस्ट, जिसको हम स्पर्मिस्ट कहते हैं। वर बिलीव दैट टीनी फॉर्म्ड यानी मिनिएचर्स वाज प्रेजेंट इन स्पर्म इटसेल्फ। इन्होंने बताया कि जो छोटा सूक्ष्म रूप होता है वो स्पर्म के अंदर स्थित होता है। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय निकोलस हॉर्ट-शॉकर। निकोलस हॉर्ट-शॉकर के द्वारा इस तरह से ये बताया कि स्पर्म के अंदर इस तरह से छोटा सा ह्यूमन का मिनिएचर सूक्ष्म रूप होता है। इन थ्योरी के आधार पर एक वैज्ञानिक थे निकोलस डी मॉलेब्रांस। निकोलस डी मॉलेब्रांस ने एक और थ्योरी प्रपोज की, जिसको कहते थे एनकैशमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने ये माना कि भ्रूण के अंदर जो सूक्ष्म रूप है वो उससे पहले वाली आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उसमें अंदर ही समाहित रहता है, और उससे आने वाली और जो पीढ़ी होती है उसके अंदर भी एक छोटा रूप उसमें मिलता है। यानी एक एम्ब्रियो के अंदर
आने वाले एम्ब्रियो का रूप पहले से स्थित होता है और उससे आगे वाले का रूप भी, यानी ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसके अंदर पहले से ही ये निर्धारित होता है कि उसके अंदर कौन सा रूप बनना है, जिसको एनकेसमेंट थ्योरी और हिंदी में इसको संकोचन सिद्धांत कहते हैं, जो कि मिनिएचर रूप में एक दूसरे के कई पीढ़ियों के रूप उसमें स्थित होते हैं, ऐसा निकोलस डी मोलेब्रांच का मानना था। नेक्स्ट, प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बाद में हम बात करते हैं एपिजेनेसिस थ्योरी के बारे में। एपिजेनेसिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय C.F. वोल्फ एंड कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा ये थ्योरी प्रपोज की गई है, जिनके अनुसार दे टोल्ड दैट एग एंड स्पर्म सेल्स डू नॉट कंटेन मिनिएचर्स ह्यूमन। इन्होंने ये बताया कि जो चाहे स्पर्म हो चाहे ओवा हो, उनमें किसी तरह का कोई मिनिएचर रूप नहीं होता है। दे वर आर्ग्यूड दैट द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अनफॉर्म्ड मटेरियल्स एंड स्लोली प्रोग्रेस टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इन्होंने ये शुरू में मतलब इन्होंने ये बताया कि जब किसी भी एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट होता है तो वो कोई यूनिफॉर्म्ड और मटेरियल के रूप में अनफॉर्म्ड मटेरियल के रूप में होता है, यानी उसका कोई रूप फिक्स नहीं होता है, लेकिन समय उपरांत धीरे धीरे यानी स्लोली उनमें एक जटिलता आती है और कई प्रकार के उसमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट और एनिमल्स फ्रॉम एन एग और स्पोर्स थ्रू ए सीरीज प्रोसेस इन विच अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास डिफ्रेंशिएट इनटू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। शुरू में किसी भी, अगर चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जिसका भी डेवलपमेंट होना होता है वो एक अनऑर्गेनाइज सेल के मास से यानी कोशिकाओं के एक समूह से विभिन्नता लेकर फिर उसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। यानी उन्होंने सिंपली ये बताया कि शुरू में किसी भी जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में जो कई सेल्स होती है वो एक ही जगह पर रहती है और धीरे धीरे उनमें विभेदन शुरू होते हुए उसमें जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और फिर ऑर्गन का बनना शुरू होता है और ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और इस थ्योरी को पूरे सार्वत्रिक रूप से ये स्वीकार की गई है, यानी इसमें सभी लोगों का विश्वास था। ये हैं C.F. वोल्फ और ये हमारे प्रिय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, बिकॉज इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट थ्योरी प्रपोज की है, दैट इज़ द पर्टिकुलेट थ्योरी, जिसको हिंदी में कणीय सिद्धांत भी कहते हैं। दैट इज़ अ प्रपोज बाय मॉपरसियस। इस थ्योरी को प्रपोज किया गया है। इन्होंने ये बताया सीमन प्रोड्यूस बाय बोथ पेरेंट्स एंड सीमन कंटेन टीनी पार्टिकल्स। इन्होंने ये बताया कि सीमन का जो निर्माण होता है वो मेल और फीमेल दोनों के द्वारा ही किया जाता है और सिर्फ जो ये सीमन है, इस सीमन में टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, पार्टिकल होते हैं। एम्ब्रियो फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ दीज पार्टिकल्स। एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है, इन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इनका आपस में जब फ्यूजन होता है तब इनका निर्माण होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑर्गन, इन्होंने एक और अच्छी बात ये बताई कि एवरी ऑर्गन इज फॉर्म बाय द टू पार्टिकल, कि किसी भी ऑर्गन का निर्माण दो पार्टिकल्स के रूप में होता है, वन फ्रॉम द मदर एंड सेकेंड वन इज द फ्रॉम फादर, कि एक मदर से आता है, माता से आता है और सेकंड पिताजी से आता है। इस तरह से किसी भी ऑर्गन का जो निर्माण होता है वो दो पार्टिकल से होता है। हालांकि हम जानते हैं कि और कोई भी कैरेक्टर्स के लिए जीन्स रेस्पॉन्सिबल होती है, एलील रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है उसके बारे में पहले से ही आप जानते हैं, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये जीन बैप्टिस्ट लामार्क द्वारा प्रपोज की गई है। ही वाज प्रपोज दैट कैरेक्टर्स विच आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑन हिज लाइफ टाइम कैन बी पास ऑन द न्यू जनरेशन। उन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको कोई भी जीव अपने जीवन काल में ग्रहण करता है और उसको अगली जनरेशन में पास कर देता है। दिस थ्योरी वाज डिसप्रूव बाय द ऑगस्ट विजमान। इस थ्योरी को ऑगस्ट विजमान के द्वारा डिसप्रूव कर दिया गया, यानी उनको नकार दिया गया, क्योंकि
ये बात नहीं बता रहे हैं कि कैरेक्टर्स किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हाँ, इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि पर्यावरण के द्वारा किसी जीव में कैरेक्टर्स को जो अलग प्रकार के कैरेक्टर्स आ जाते हैं या पर्यावरण के द्वारा जो कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं वो कैरेक्टर्स आगे भी पीढ़ियों में पास होते हैं, लेकिन कहीं उनका कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है। थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस जिसको चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है, एंड उन्होंने बताया कि दैट ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ शेडिंग माइन्यूट पार्टिकल्स दैट इज़ कॉल्ड जेम्यूल्स और पेंजिन्स। इन्होंने ये बताया कि सभी कोशिकाओं से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, जिनको नाम दिया उन्होंने जेम्यूल और पेंजिन्स, इनके रूप में सूचनाएं रहती है। दीज पार्टिकल्स एग्रीगेट, ये पार्टिकल्स एग्रीगेट जब होते हैं इन गोनाड्स में, एंड फिर क्या होता है, आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, गोनाड्स के माध्यम से ये आगे की जनरेशन में स्थानांतरित होते हैं। यानी इनका ये मानना था कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो जेम्यूल्स के रूप में और पेंजिन्स के रूप में पाए जाते हैं, और ये फिर पूरे शरीर से एकत्रित होकर गोनाड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे शरीर में से स्थानांतरित होकर गोनाड्स में जाकर फिर अपने कैरेक्टर्स को आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इसका समर्थन करने वाले चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज़ द जर्म प्लाज्म थ्योरी, जिसको कई बार कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म कहते हैं। ये उनको प्रपोज किया गया है ऑगस्ट वीजमान के द्वारा। इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। इन्होंने ये बताया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द सोमेटिक सेल, जिनको हम हिंदी में बात करें तो कायिक कोशिकाएं, जिनके अंदर सोमेटोप्लाज्म पाया जाता है। एंड सेकेंड टाइप की जो सेल्स होती है वो जर्म सेल्स होती हैं, जिसमें जर्म प्लाज्म पाया जाता है। कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय द जर्म सेल्स नॉट द सोमेटिक सेल। इन्होंने ये बताया कि जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनका एक पीढ़ी से जो नेक्स्ट पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है वो जर्म प्लाज्म के द्वारा होता है। यानी जर्म कोशिकाएं ही उन कैरेक्टर्स को, उन लक्षणों को, उन ट्रेड्स को आगे पहुंचाने का काम करते हैं, नहीं कि सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल का कोई योगदान नहीं होता है, ये हम जानते भी हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जर्म प्लाज्म। इन मॉलिक्यूल्स को जर्म प्लाज्म और बायोफोर्सेस कहा गया, विच टुगेदर फॉर्म द डिटर्मिनेंट्स, जो आपस में मिलकर डिटर्मिनेंट्स का निर्माण करते हैं, और इनको कंपोनेंट ऑफ हेरिडिटी या जीन्स की तुलना हम दे सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट्स रीऑर्गेनाइज टू फॉर्म, डिटर्मिनेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो ईड्स का निर्माण करते हैं, एंड दीज ईड्स जॉइन टू फॉर्म ए चेन दैट इज़ कॉल्ड इडेंट्स। और ये अगर ईड्स जो हैं वो चेन के रूप में जुड़कर इडेंट्स का निर्माण करते हैं, विच आर द कंप्लीट फॉर्म ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसको जर्म प्लाज्म का पूरा फॉर्म माना जाता है, पूरा रूप माना जाता है। यानी सबसे पहले है बायोफोर्स, देन है डिटर्मिनेंट्स, देन है ईड्स, एंड ईड से इडेंट का निर्माण होता है, और इडेंट ही मूल रूप से जर्म प्लाज्म होता है। ये थ्योरी प्रपोज की है, जर्म प्लाज्म के रूप में जानी जाती है, और ये काफ़ी मान्य थ्योरी है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि जर्म सेल्स में जो सूचनाएं हैं वही आगे पास आउट होती है, और अन्य सूचनाएं का आगे स्थानांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो सडन थ्योरी है एक्चुअली, दैट इज़ द प्रपोज बाय द हुगो डी व्रिज, जो कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी जो परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज हुगो डी व्रिज। ही स्टेट दैट न्यू स्पीसीज आर फॉर्म फ्रॉम द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इमरजेंस ऑफ अल्टरेशन ऑन इन देयर डिफाइनिंग ट्रेड्स। जो भी डेफिनेट ट्रेड्स होते हैं उनमें किसी तरह का कोई अचानक परिवर्तन हो जाए, और बिल्कुल सडन, अचानक, और हम उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं ऐसे कैरेक्टर्स आ जाएं, वो एक नई स्पीसीज़ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जेनेटिक्स में योगदान तो दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैरेक्टर्स किस तरह से अचानक ही अलग हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने ये बताया कि नई स्पीसीज़ का निर्माण म्यूटेशन के माध्यम से होता है, ये उन्होंने ज़रूर बताया। थ्योरी ऑफ साल्टेशन और म्यूटेशन थ्योरी के रूप में भी इसको जाना जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इसको कई बार म्यूटेशन थ्योरी, सॉल्टेशन थ्योरी। सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है
मीन्स ए सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस, एक ही सिंगल स्टेप लेकिन वहाँ पर लार्ज म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन वर रिफर टू साल्टेशन और स्पोर्ट्स बाय द हुगो डिवरिज। स्पोर्ट नाम दिया गया है म्यूटेशन को और साल्टेशन नाम दिया गया है, यानी म्यूटेशन के दो अन्य नाम जो कि हुगो डिवरिज द्वारा दिया गया है, वन इज़ द साल्टेशन एंड सेकेंड वन इज़ द स्पोर्ट। ये दो नाम हुगो डिवरिज द्वारा दिया गया है और म्यूटेशन थ्योरी के रूप में जाना जाता है हुगो डिवरिज का नाम, आपको ध्यान में रखना है। कुछ और वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर साइंटिस्ट इन द जेनेटिक्स। वन इज़ द विल्हेम जॉनसन। विल्हेम जॉनसन के द्वारा दो टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जो ये दो शब्द हैं, उन्होंने प्रपोज किया है। 1911 में इन्होंने ये दो शब्द दिए हैं। अकॉर्डिंग टू विल्हेम जॉनसन, द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी जीनोटाइप एक्चुअली फिनोटाइप को ही रिफ्लेक्ट करता है, बस हम जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में रहता है और फिनोटाइप लक्षणीय रूप में यानी बाहरी रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स के बारे में विल्हेम जॉनसन के द्वारा दिया गया है। ऑस्कर हार्टविंग के द्वारा आइडेंटिफाई द हेरिडिटी सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस। जो हेरिडिटरी जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, इसके बारे में बताने का कार्य ऑस्कर हार्टविग द्वारा बताया गया है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस दैट फॉलोज द लॉ ऑफ ओरिजिनली प्रपोज बाय ग्रेगर जोहन मेंडल इन 1865 एंड 66। 3 बॉटनिस्ट, इनका नाम हम आगे भी मेंडल के टाइम में भी हम पढ़ेंगे। 3 बॉटनिस्ट दैट वन इज़ द हुगो डिवरिज, जिन्हें म्यूटेशन थ्योरी के रूप में जाना जाता है, कार्ल कोरेंज एंड एनरिच वॉन टेशरमार्क। इन्होंने 1900 में ये जो मेंडल के द्वारा जो काम किया गया था, इसको वापस रीडिस्कवर किया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेंडल के काम को क्यों नहीं वैल्यू मिली है, यानी उन्हें जब वो जीवित थे तब उनको क्यों वो प्रसिद्धि नहीं मिली है, जबकि उनकी खोज के बाद इन 3 वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि मेंडल ने ये काम पहले से कर चुके हैं, तो मेंडल को उसके बाद में उनका श्रेय मिला। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो भी काफ़ी प्रचलित है, वाल्टर शटन एंड थियोडोर बॉवेरी के द्वारा, दैट इज़ प्रपोज क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। After observation, the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes preceded by Mendel's। मेंडल के द्वारा ये बताया गया था कि कुछ जीन्सों के व्यवहार में किस तरह से अंतर आता है, तो इसके आधार पर क्रोमोसोमल की वास्तव में आनुवंशिक सूचनाओं को आगे फिजिकली आधार होता है, भौतिक आधार क्रोमोसोम ही होता है। T.H. Morgan experimentally verify the chromosomal theory of inheritance and give term लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जिन शब्द का प्रयोग T.H. थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने भी इस थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप से इसको वेरीफाई किया है, तो इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो इनको अलग अलग हम चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे, तब इनके बारे में और डिटेल से हमें समझ में आ जाएगा। कुछ जेनेटिक्स हम जानते हैं कि सबसे पहली ब्रांच है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है, लेकिन हमें वैसे तो जेनेटिक्स की कई ब्रांचेस हैं, एनिमल जेनेटिक्स हो गई, प्लांट जेनेटिक्स हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जेनेटिक्स का और भी ब्रांचेस आती हैं, लेकिन हमारे महत्व की 3 ब्रांच हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ द यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे यूथेनिक्स एंड लास्ट वन यूफेनिक्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूजेनिक्स से। यूजेनिक्स क्या होती है? द सिलेक्शन ऑफ डिजायरेड हेरिटेबल कैरेक्टर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फ्यूचर जनरेशन टाइपिकली इन रेफरेंस टू द ह्यूमंस। यानी जो हमारे वांछित जो लक्षण होते हैं या अच्छे लक्षण वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनका जेनेटिकली उनको जनरेशन के माध्यम से इनको इम्प्रूव किया जाए,
तो ऐसी ब्रांच को हम यूजेनिक्स कहते हैं। जैसे उन्नत लक्षणों वाले, अच्छे लक्षणों वाले जो जनक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका आपस में उनके द्वारा आपस में ऑफस्प्रिंग का निर्माण किया जाना, उनके द्वारा संतान बनाया जाना, ताकि आने वाली संतान अच्छे गुणों वाली हो। तो ये परंपरागत रूप से पहले से भी चलता आया है। तो ये जो यूजेनिक्स है, इसमें उन्नत लक्षणों को विकसित करने के लिए हम ट्रेडिशनली तौर पर या उचित लक्षणों का आगे ही जनरेशन प्राप्त करते हैं। लेकिन हम यूजेनिक्स का संबंध मुख्य रूप से ह्यूमंस के संदर्भ में करते हैं। तभी हम ह्यूमंस में जो भी रेसेस हैं उनको, जो जेनेटिक्स के जो रूल्स हैं, उनको अप्लाई करके इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है या हमारे डिज़ायरेबल करैक्टर्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स ए साइंस दैट डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वेलबींग बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन मीन्स एनवायरनमेंट। यानी जो यह भी मनुष्य से संबंधित ही है, यानी जो ह्यूमंस होता है उसमें बुद्धि का या अन्य विकसित लक्षणों के विकास के लिए जो वातावरणीय कंडीशन के संदर्भ में अगर आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम यूथेनिक्स कहते हैं। लास्ट जो ब्रांच है दैट इज़ द यूफेनिक्स। यूफेनिक्स डील्स विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ हेरिडिटी बाय जीन एडिटिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियर। यानी और इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य में जन्म के पश्चात जब जीन में एडिटिंग के माध्यम से कुछ इच्छित लक्षणों वाले कैरेक्टर्स को हम प्राप्त करते हैं, वो भी जेनेटिक इंजीनियर के माध्यम से, तो उसको यूफेनिक्स कहते हैं। इसको सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुड अपीयरेंस। यूफेनिक्स का मतलब होता है गुड अपीयरेंस और नॉर्मल अपीयरेंस इज द साइंस ऑफ मेकिंग फिनोटाइप इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन आफ्टर द बर्थ, जनरली टू अफेक्ट ए प्रॉब्लमेटिक जेनेटिक कंडीशंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर कुछ लक्षणों में खराबपन आ जाता है तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उन लक्षणों को हम वापस ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अच्छे रह सकते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। तो इस ब्रांच में यूफेनिक्स जो ब्रांच है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का मनुष्य के उन्नत लक्षणों को विकसित करने के लिए अध्ययन किया जाता है। इन 3 ब्रांचों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इन 3 ब्रांचेज में सिर्फ यही अंतर है कि एक यूजेनिक्स में तो हम सिलेक्शन करते हैं और उसका जेनेटिकली जो अच्छे हैं उनका ही आपस में ब्रीडिंग कराकर उनसे, यानी उनमें ही उनकी संतानी प्राप्त की जाती है। यूथेनिक्स में हम एनवायरनमेंट के संदर्भ में कि कौन से एनवायरनमेंट में अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बन सकते हैं या उनका एनवायरनमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे संदर्भ में पढ़ते हैं। और यूफेनिक्स में आफ्टर द बर्थ कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जीन एडिटिंग के माध्यम से उनकी जो रेसेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं या ह्यूमन बीइंग्स के हेल्थ को लेकर कुछ उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये ब्रांच है जेनेटिक्स की। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि हम हिस्ट्री किन वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या योगदान दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल्स के बारे में और मेंडल के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।